कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी बॉडी पर एक खास क्रीम लगाई जा रही होती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसे इतनी खौफनाक सजा मिलने वाली है। इसी दौरान गार्ड्स ने बिना कुछ समझे उसके गले में एक काउंटडाउन टाइमर लटका दिया और उसकी बांह पर एक मजबूत स्टील रिंग कस कर बांध दिया। अगले ही पल उन्होंने ट्रेन का एक होल खोला और बेरहमी से उसका हाथ होल से बाहर निकाल दिया। उसका हाथ उस होल से बाहर जाते ही उसकी दर्दनाक चीखें पूरे कंपार्टमेंट में फैल जाती हैं। लेकिन सिर्फ 2 सेकंड के अंदर ही अचानक उसकी चीखें खत्म हो गईं, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर -200 डिग्री होता है। उस आदमी की बांह उस बर्फ की वजह से जमकर सख्त हो चुकी थी। जैसे ही टाइमर खत्म हुआ, गार्ड्स ने उसका हाथ उस होल से अंदर खींच लिया। एक गार्ड ने जब चम्मच से उसका हाथ चेक किया तो वह पूरी तरह लोहे का बन चुका था। तभी अचानक एक गार्ड ने अपना भारी लोहे का हथौड़ा उठाया और उसके जमे हुए हाथ के बीच से टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपना हाथ धड़ से अलग होते ही वह आदमी वहीं पर तड़पने लगा। ये देखकर ट्रेन के अंदर बैठे गरीब लोगों के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। वो ये सब खामोशी से देख रहे होते हैं, लेकिन वो वहाँ कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि यह वो दौर है जब पूरी जमीन बर्फ की चादर में दब चुकी थी। इंसानियत का लगभग 99% हिस्सा सर्दी की वजह से खत्म हो चुका था और जो कुछ लोग बच गए थे वही सिर्फ इस लगातार चलने वाली ट्रेन में पनाह लिए हुए हैं, जो पिछले 15 सालों से रुकने का नाम नहीं लेती और इस जमी हुई दुनिया में गोल गोल घूम रही होती है। और अगर यह ट्रेन गलती से भी रुक गई तो इसका इंजन बर्फ की वजह से जम जाएगा और ट्रेन के अंदर बसे पूरे के पूरे लोग मारे जाएंगे। दरअसल इस ट्रेन के अंदर पूरी दुनिया बसी हुई थी। हर सेल एक अलग क्लास का था। सबसे पीछे टेल सेक्शन होता है, जहाँ पूरे 1000 गरीब और बदकिस्मत लोग थे। इन सब की जिंदगी किसी जेल से कम न थी। यहाँ न साफ सफाई होती और न ठीक से खाना। इन बेचारे लोगों को जिंदा रहने के लिए बस एक काले रंग की प्रोटीन बार दी जाती थी, जिसे खाकर वो अपना दिन गुजारते थे। उससे अगले वाले सेल में सब मिडिल क्लास लोग थे। लेकिन यहाँ के लोगों की जिंदगी गरीब लोगों से कहीं हद तक बेहतर थी, क्योंकि इन्हें यहाँ खाने के लिए साफ खाना मिलता था और पीने के लिए साफ पानी। इसके बाद आता है फर्स्ट क्लास सेल, जहाँ अमीर और VIP लोग रहते हैं। क्योंकि इन लोगों ने काफी तगड़ी रकम देकर टिकट खरीदा था, इसलिए इस सेल के सब लोगों को लग्जरी रहन सहन और VIP खाना दिया जाता और इन सब लोगों का ट्रेन के सिस्टम पर पूरा का पूरा कंट्रोल था। ये जो चाहें वो कर सकते थे। तभी सुबह हुई और 2 गार्ड सेल के अंदर पहुंच गए। उन्हें वायलिन बजाने के लिए एक माहिर आदमी चाहिए था। ये सुनते ही एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। उसने कहा कि वह और उसकी बीवी दोनों वायलिन बजाना जानते हैं, लेकिन गार्ड्स को सिर्फ एक ही बंदा चाहिए था। लेकिन वो बूढ़ा आदमी अपनी बीवी के साथ ही जाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी को छोड़कर जाने से सीधा मना कर दिया। ये सुनते ही एक गार्ड ने उसकी बीवी पर हमला करके उसका हाथ तोड़ दिया और उस बूढ़े को जबरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं। ये मंजर देखकर वहाँ खड़े सब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन वो बेचारे उन गार्ड्स के सामने कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसी दौरान हम एक आदमी कर्टिस को देखते हैं, जो अपने दोस्त एडगर के साथ मिलकर चुपचाप कुछ ढूंढ रहा था। तभी एक औरत तान्या ने उसे इशारा करके बताया कि वो चीज उसके बेटे के पास है। कर्टिस ने किसी तरह करके उस बच्चे से वो काली बार ले ली। ये वही बार है जो इस सेल के अंदर मौजूद सब लोगों को दी जाती है। दरअसल वो लोग इस प्रोटीन बार के अंदर छुपे हुए सीक्रेट मैसेज ढूंढ रहे थे, क्योंकि ये संदेश ट्रेन के सबसे आगे वाले सेल से किसी नामालूम इंसान के जरिए भेजे जा रहे थे। टेल सेक्शन के लोग इतनी बुरी हालत में जी रहे थे कि उनके लिए ये छोटे छोटे संदेश ही जीने की आखिरी उम्मीद थे। कर्टिस ने तुरंत उस बार को बीच से काटा और बार के अंदर छुपा हुआ एक छोटा सा कैप्सूल बाहर निकाला। कैप्सूल के अंदर एक मैसेज होता है। कर्टिस ने उस मैसेज को सीधा एक आदमी गिलियम को दे दिया, क्योंकि गिलियम टेल सेक्शन का सबसे पुराना और समझदार इंसान था। इस बार जो मैसेज आया था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक नाम नामगूंग मिन्सू लिखा हुआ था, और शायद ये नाम ही उनकी किस्मत बदलने वाला था। नामगूंग मिन्सू वो आदमी जिसने खुद इस ट्रेन के सिक्योरिटी सिस्टम्स डिजाइन किए थे, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि अब यहाँ की पुलिस ने उसे ही ट्रेन के जेल सेक्शन में कैद कर रखा है। यहाँ अब कर्टिस गिलियम के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि अगर हमें यहाँ से आजादी चाहिए तो हमें किसी भी तरह करके नामगूंग को जेल से बाहर निकालना होगा, क्योंकि वही एक आखिरी रास्ता है। हम उसकी मदद से एक एक करके ट्रेन के सारे दरवाजे खोलते हुए सीधा इंजन तक पहुंच जाएंगे। अगर इंजन उनके कंट्रोल में आ गया तो सिर्फ ट्रेन ही नहीं, बल्कि वो सब इस ट्रेन को अपने काबू में करके सीधे फर्स्ट सेल के अंदर जा सकते थे। लेकिन आज सब कुछ बदलने वाला था। उसी रात सेल के अंदर एक औरत मेसन आती है। इस बार उनकी डिमांड और भी ज्यादा खौफनाक थी। उन्हें एक बच्चा चाहिए था। उस औरत ने आते ही सब बच्चों की हाइट मापना शुरू कर दी। ये देखते ही तान्या अपने बेटे को अपने पीछे छुपा लेती है, लेकिन तभी मेसन उसे देख लेती है और सारे गार्ड जबरदस्ती उस बच्चे को खींचकर वहाँ से ले जाते हैं। ये बच्चा वो लोग क्यों लेकर गए ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। जैसे ही एंड्रू ने उसे जाते हुए देखा, उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने सब गार्ड्स पर हमला करके उस मेसन के सर पर अपना जोरदार जूता दे मारा, लेकिन मेसन बिना कुछ कहे उस बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर बाद सब गार्ड्स वापस आकर एंड्रयू को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि अब उसकी सजा का समय आ चुका था। ये वही सजा थी जो हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी। एंड्रयू का हाथ जैसे ही ट्रेन से बाहर गया, ठीक 2 मिनट के अंदर ही अंदर उसका हाथ तड़पती हुई बर्फ ने लोहे की तरह जमा दिया। गार्ड्स ने बिना किसी रहम के एक हथौड़ा उठाया और उसके हाथ को लकड़ी की तरह बीच से तोड़ दिया। हाथ के टुकड़े
पकड़े होते ही एंड्रू दर्द से चीखने लगा, लेकिन अब भी यह सजा नहीं थी, ये सिर्फ एक वार्निंग थी। तभी वहाँ एक औरत जो इस ट्रेन की मिनिस्टर थी, हाथ में पकड़ा हुआ वही जूता लेकर आती है जो एंड्रू ने उस मेसन को मारा था। उसने आते ही सबसे कहा, इंसान की पहचान उसके जूते से होती है और जूता पैरों में ही जचता है, सर पर नहीं। अपनी औकात हमेशा याद रखना, और आज के बाद जिसने भी जूता उठाने की कोशिश की तो उसकी सजा इससे भी बदतर होगी। मिनिस्टर के इन लफ्जों ने टेल सेक्शन के सब लोगों के खून में आग लगा दी। सबके अंदर बदले की आग भड़कने लगी, लेकिन वो चाहकर भी उनसे पंगा नहीं ले सकते थे, क्योंकि इस सेल के अंदर सबसे पुराने आदमी गिलियम को भी ठीक ऐसे ही सजा दी गई जिसमें उसकी टांग काट दी गई थी। इसलिए अब कर्टिस किसी भी तरह करके जो कुछ हो चुका है सबका बदला लेने की ठान लेता है, क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी यहाँ कुत्ते की तरह गुजार नहीं सकते थे। कर्टिस ने उस बूढ़े आदमी से कहा, मुझे लगता है कि गार्ड्स की गनों में सब बची कुची गोलियां खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों में जितनी भी छोटी बड़ी जंग हुई थी उनमें सारी गोलियां खत्म हो चुकी होंगी, और ट्रेन के अंदर नई गोलियां बनाने का कोई सिस्टम भी नहीं है। मतलब गार्ड सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए खाली गन्स लेकर घूम रहे हैं। अब उसने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है इस शक को दूर करने का। वो बिना सोचे सीधे उन गार्ड्स के सामने चला गया। जाते ही उसने उनकी गन अपने माथे पर तान दी और तुरंत उस गन का ट्रिगर दबा दिया। दबाते ही कोई भी गोली उस पर नहीं चली। ये देखकर एडगर ने जोर से चीख कर सबको बताया कि इनकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। ये सुनते ही सब लोगों ने पहले से छुपाया हुआ एक बहुत ही बड़ा ड्रम उठाया और सीधे उन गार्ड्स पर बम की तरह फेंक दिया, जिससे कुछ गार्ड्स वहीं पर ढेर हो गए। सबने एक के बाद एक उन पर अपना हल्ला बोल दिया, जिससे धीरे धीरे सब गार्ड्स वहीं पर ढेर होते गए। देखते ही देखते सब गरीब लोगों ने उनकी धज्जियां उड़ा दी, लेकिन तभी उनके सामने एक बहुत ही मोटा टकला गार्ड आ गया। एक बहुत ही बड़ा लोहे का टुकड़ा उसके हाथ लगते ही उसने सबको मारना शुरू कर दिया। लेकिन तभी भीड़ के बीच से एक पतला आदमी खड़ा हुआ। आज उसका बदला लेने का समय आ चुका था। वो सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ा। मौका देखते ही उसने उस टकले के अंदर चाकू घोंप दिया और उसके पास पड़ी सारी चाबियां बाहर निकाल ली। चाबियां हाथ लगते ही वो सब जेल सेक्शन तक पहुंच गए। वहां जाते ही उन्होंने सबसे पहले नामगूंग मिन्सू को आजाद करके उस सेल से बाहर निकाला, लेकिन वो आदमी सेल के अंदर पूरी तरह से बेहोश पड़ा था। काफी देर तक उठाने के बाद भी वो आदमी नहीं उठा। आखिरकार उन्होंने अपना दिमाग लगाया और तभी कर्टिस ने कुछ गोलियां बाहर निकाली। ये गोलियां कोई खाने की चीज नहीं थी, बल्कि ये क्रोनोल टैबलेट थी, जिसकी वजह से सब नशे में धुत पड़ जाते हैं। जैसे ही कर्टिस ने वो गोलियां उसे सूंघाई, वो तुरंत उठ पड़ा। उसकी बेटी के अंदर भी एक खास बात थी, और वो ये कि बंद सेल के पार भी वो पूरी तरह सुन सकती थी कि वहाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं। उठते ही कर्टिस ने उससे कहा कि अगर तुमने हमारी मदद की तो तुम्हें हर दरवाजा खोलने के बदले एक क्रोनोल गोली दी जाएगी। ये डील सुनते ही उसने अपना काम शुरू कर दिया और कुछ ही देर बाद उसने वो सबसे पहला दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही वो सबसे पहले किचन वाले सेल में पहुंचे, जहाँ कोई भी नहीं था। उनके सामने एक ऐसी चीज आई जो उन्होंने सालों से नहीं देखी थी, खिड़कियां, और उन खिड़कियों से आती हुई सूरज की रोशनी। 17 साल बाद उन गरीब लोगों ने अपने सामने पहली बार रोशनी देखी। उसी पल उन्हें याद आया कि दुनिया कभी अंधेरी ही नहीं थी। अपने सामने बाहर की दुनिया देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब उन्हें अपनी जिंदगी जीने की आखिरी आस भी लग चुकी थी। वो तुरंत अगले सेल में पहुंचते हैं, जहां उनके सामने एक आदमी था जो टेल सेक्शन के सभी लोगों के लिए वो काले रंग की प्रोटीन बार बनाता था। जैसे ही कर्टिस ने झांक कर प्रोटीन बार को बनते देखा तो उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि वो प्रोटीन बार सब जले सरे कॉकरोचेस को पीस कर बनाई जा रही थी। अपने सामने ये मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जो वो इतने सालों से खा रहे थे वो गंदे कॉकरोच का पिसा हुआ कीमा खा रहे थे। ये देखते ही कर्टिस उस आदमी को पकड़कर पीटने ही वाला था, लेकिन तभी उसने दिखाया कि उसे भी खाने में यही प्रोटीन बार दी जा रही है, क्योंकि यहाँ की मिनिस्टर ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने ये प्रोटीन बार नहीं बनाई तो उसे जिंदा मार दिया जाएगा। इसलिए कर्टिस मजबूरन उसे छोड़ देता है और ये बात किसी को नहीं बताता। वो जानता था अगर ये सच सबको पता चल गया तो लोग लड़ने से पहले ही हार मान जाएंगे, इसलिए वो इस राज को अपने अंदर दबा लेता है। कई सालों बाद उनके सामने ढेर सारी प्रोटीन बार थी, जिसे देखते ही वो अंधे की तरह टूट पड़े। इसी दौरान कर्टिस को एक और मैसेज मिला। जैसे ही उसने उसे खोला, उस पर वाटर लिखा हुआ था। ये एक सिंपल लफ्ज था, लेकिन शायद इसके पीछे भी कोई बड़ा राज छुपा हुआ था। कर्टिस ने जैसे ही वो संदेश उस बूढ़े आदमी को दिया, उसे तुरंत समझ आ गया कि अब उन्हें ट्रेन के वाटर सप्लाई सेक्शन तक पहुंचना होगा। ये ट्रेन का सबसे अहम हिस्सा था। अगर वो यहाँ उस हिस्से को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं तो वो सब फर्स्ट क्लास वालों का पानी बंद करके उनसे अपनी बात मनवा सकते थे और बिजनेस क्लास वाले सेल में अपनी जगह बना सकते थे। लेकिन ये काम जितना सोचने में आसान लग रहा था उतना ही मुश्किल था। जब वो लोग अगला दरवाजा खोलने के लिए तैयार खड़े थे, तभी उस लड़की को खतरा महसूस हो गया। उसने उन्हें दरवाजा खोलने से मना किया, लेकिन तब तक उन्होंने आधा दरवाजा खोल दिया था।